अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जिस टॉपिक पे हम जो है वो डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे, वो आपके पास है चैप्टर नंबर 1 से ही। मेन टॉपिक था हमारा बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। ये उसी का सब टॉपिक है। हमने पहले डिस्कस किया था बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड के अंदर फूड प्रोडक्शन का इंक्रीज़ कैसे किया जाता है। जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारा यूजेज बढ़ रहा है, तो हमें जो है वो कैसे हम अपनी फूड डिमांड को पूरा कर सकते हैं, बायोलॉजी उसके अंदर क्या हेल्पफुल होती है, वो हमने डिस्कस किया। टुडे हम क्या जो है वो डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट द डिजीज़ कंट्रोल, कि हम जो बीमारियां हमें हो रही हैं उनके अगेंस्ट बायोलॉजी हमारा क्या हेल्पफुल, हमें क्या मदद दे सकती है, वो आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपके पास हेल्दी पर्सन और डिजीज्ड पर्सन का मतलब क्या है। हेल्दी पर्सन का मतलब ये है कि उसके अंदर जो उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं, नॉर्मल फंक्शन है, उसके केमिकल रिएक्शन नॉर्मल हैं, वो सब अपनी अपनी जगह पे एक सीक्वेंस के साथ जो है वो कैरी आउट हों। लेकिन जो डिजीज पर्सन होता है उसके अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट होता है, या उसको किसी ना किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक होता है, या फिर आपके पास जो है वो उसके अंदर कोई ना कोई चेंज आ जाता है, उसका केमिकल रिएक्शन स्टॉप होना शुरू हो जाते हैं। वो हम क्या बोलते हैं कि वो आपके पास जो पर्सन है वो आपके पास डिजीज है या सिक है। तो बायोलॉजी जो है वो आपके पास हमें जो बताती है वो ये है कि जो डिजीज है हम उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, जो हेल्थ है वो हम उसको बेटर कैसे कर सकते हैं, मतलब उसकी जो आपके पास इम्प्रूव कर सकते हैं हेल्थ को, हम वो कैसे करेंगे। उसके लिए कुछ मेथडोलॉजी बायोलॉजी हमें बताती है। वो ये हैं कि सबसे पहले आप प्रिवेंटिव मेजर्स अडॉप्ट करें। अगर आपने प्रिवेंटिव मेजर्स अडॉप्ट नहीं किए और आपको जो है वो डिजीज हो गई है, वायरल इन्फेक्शन हुआ है बेसिकली, तो फिर आप वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन की तरफ जाते हैं। अगर आपके पास वायरस का अटैक नहीं है, किसी और वजह से आपकी जो बॉडी है वो अनहेल्दी है, तो फिर आप क्या करते हैं, ड्रग ट्रीटमेंट या फिर जीन थेरेपी की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होते हैं, यानी एहतियाती तदाबीर। किसी भी डिजीज़ के अटैक होने से पहले हम उसके अटैक से बच सकते हैं, अपनी बॉडी को उस अटैक से बचा सकते हैं। कुछ ऐसी आपके पास प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, एहतियाती तदाबीर होती हैं जो आपको बायो जो है वो बताती है, उनको आप अपनी अपनी बॉडी के ऊपर या अपने अंदर अप्लाई करें तो आप सेव रह सकते हैं, बजाय इसके कि आप उसके बाद डिजीज़ होने के बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू करें। आप उसको होने से पहले अपनी बॉडी को सेफ रखें। तो बायोलॉजी के अंदर जितनी है वो आपके पास, जो भी आप बायोलॉजी हमें इंफॉर्मेशन दे रही है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देती है आपको डिजीज़ काजिंग एजेंट के अबाउट। जो भी एजेंट है जो डिजीज़ काज कर रहा है उसकी ज़िंदगी के बारे में, मोड ऑफ ट्रांसमिशन वो आपकी बॉडी के अंदर दाखिल कैसे होगा, आपकी बॉडी के अंदर जाके उसका जो साइकिल है उसकी लाइफ का या उसके बढ़ने का जो टाइम पीरियड है वो कितना होगा, तो कैसे इंटर होगा, किसके ज़रिए, कौन सी जो है वो आपके पास उसका मोड होगा, सारा का सारा बायोलॉजी जो आपको एक्सप्लेन कर देती है। इन प्रिवेंटिव मेजर्स के ऊपर आप जो है वो अमल करके, उनको अडॉप्ट करके आप जो है वो डिजीज़ से बच सकते हैं। दो ऐसी डिजीज़ हैं जो आपकी बुक के अंदर जो है वो डिस्कस की गई हैं। सबसे पहले जो डिजीज़ है वो है आपके पास एड्स। एड्स एब्रीविएट होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका जो एजेंट है जो काज करता है वो वायरस है, और वो है आपके पास ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। अब इस वायरस का अटैक होता है आपकी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी के कमांडोज के ऊपर। आपकी बॉडी के कमांडोज क्या हैं, आपकी बॉडी कमांडोज हैं आपके वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स के अंदर भी टी लिम्फोसाइट्स आपकी बॉडी के कमांडोज हैं। जैसे एक कमांडोज आपके पास जो है वो एक फेंस रखते हैं, तो ये भी आपकी बॉडी का फेंस और डिफेंस दोनों रखते हैं। तो ये चीज़ जो है वो आपके पास जब एंटर होगी वायरस आपकी बॉडी के अंदर, तो वो जो कमांडोज आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, टी लिम्फोसाइट, उनके ऊपर ये अटैक करता है। टी लिम्फोसाइट इसके होस्ट हैं, उनके अंदर ये जाके ग्रो करता है, उनके अंदर जाके ये उनके उसकी मशीनरी को यूज़ करता है और उसके बाद उनको
जो है वो तबाह कर देता है, उनको मार देता है। ये खुद तो ग्रो करेगा वायरस, लेकिन आपकी बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो कम होती जाएगी जैसे जैसे आपके टी लिम्फोसाइट या वाइट ब्लड सेल्स आपके जो है वो डाई करना शुरू हो जाएंगे। तो आपकी ये डिजीज़ से आप बच सकते हैं। आप जो है वो डिफरेंट जो है वो मेयर्स को अडॉप्ट करके हम डिस्कस करते हैं। सेकंड जो डिजीज़ डिस्कस हुई है वो है आपके पास हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस भी वायरस है, एच वायरस है, और ये आपकी बॉडी के अंदर आपके लिवर की इन्फ्लेमेशन है, लिवर के फंक्शनिंग को ये स्टॉप कर देता है, उसको इन्फ्लेम कर देता है, स्वेल हो जाता है आपका जो लिवर है, और उसके बाद उसका जो इन्फ्लेमेशन उसका काम करना है, नॉर्मल फंक्शन है लिवर का, वो नहीं होता। लिवर का नॉर्मल फंक्शनिंग में डिफरेंट जो है वो उसका है कि बाइल प्रोडक्शन है, ठीक है। उसके साथ साथ जो है वो आपकी बॉडी के अंदर जो आपकी बॉडी के जो आरबीसीज हैं जो मर चुके होते हैं अपनी लाइफ के बाद, उनको क्लीन आउट करना है। उसके अंदर जो आपकी बॉडी के अंदर यानी बेसिक जो ये फंक्शन हैं ये आपके पास लिवर के हैं, लेकिन वो अपना काम नहीं परफॉर्म करता जब हेपेटाइटिस का वायरस अटैक कर जाता है। अब स्प्रेड कैसे होगा? ये दोनों वायरस जो स्प्रेड होते हैं वो या तो आपके पास फर्स्ट है फ्री सेक्सुअल कांटेक्ट के ज़रिए होगा, सेकंड आपके पास ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे होगी? ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे होगा कि आपके पास जो ये है खून जो लगाते हैं, ठीक है, जो खून लगता है उसको हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं। अब देने वाला अगर एड्स कैरियर है, हेपेटाइटिस कैरियर है, तो जो ले रहा है उसके अंदर भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। सबसे पहले तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन आप करवा रहे हैं तो उसको टेस्ट करवाएं। सेकंड ये है कि जब आप ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं तो जो सिरिंज यूज़ हो रही है वो भी आपके पास क्या होगी, अगर कंटेमिनेट है तो वो आपके अंदर जो है वो एड्स काज कर दे सकती हैं। थर्ड पे आपके पास है कंटेमिनेटेड सिरिंज एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। कंटेमिनेटेड सिरिंजेस आपने देखा होगा, हम नॉर्मली जो इंजेक्शंस हैं वो लग जाते हैं बॉडी के अंदर, लगा देते हैं, एक ही सिरिंज को बार बार यूज़ करते हैं। अब एक ही सिरिंज को यूज़ कर रहे हैं तो जिस पर्सन को पहले एड्स था, हेपेटाइटिस था, अगर वो सिरिंज कंटेमिनेट हो गई और वो दूसरे पर्सन हेल्दी पर्सन को भी वही सिरिंज जो है वो अप्लाई कर दी गई तो उसके बाद वो डिजीज़ उस पर्सन के अंदर भी ट्रांसमिट हो जाती है। या फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये देखा होगा आपने, मोस्टली जगह जगह जो है वो दांत निकालने के लिए जो है वो या दाढ़ का दर्द ख़त्म करने के लिए डिफरेंट जो है केमिकल रख के लोग जो है वो ओपन रोड्स के ऊपर बैठे होते हैं, जो डेंटिस्ट बने होते हैं। अब होगा क्या कि अगर उन्होंने अपने जो इंस्ट्रूमेंट है जो उसको यूज़ किया है वो उसको कंटेमिनेट हो गया, दोबारा उसी को यूज़ किए जा रहे हैं, तो वो आपके पास पर्सन टू पर्सन डिलीवर होगा। या फिर बार्बर शॉप है, बार्बर जो है वो सेम ब्लेड पर्सन टू पर्सन यूज़ कर रहा है, तो वो भी जो डिज़ीज़ कॉन्टेमिनेटेड ब्लेड है उसकी वजह से डिज़ीज़ ट्रांसमिट होती जाती है। ये जो है वो आपके पास। अब मेयर्स क्या हैं? ये तो आप स्प्रेड हो गया। मेयर्स क्या होगा? फ्री सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से अवॉइड करें। ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रही है तो ब्लड जो है वो प्योर होना चाहिए, आपका डिजीज़ क्लियर होना चाहिए। और अगर आप सिरिंजेस सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं तो फिर वो कंटेमिनेट नहीं होने चाहिए, प्रॉपर तरीके से डिसइंफेक्ट होने चाहिए और स्टरलाइज होने चाहिए, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, वायरस से बिल्कुल फ्री होने चाहिए। नेक्स्ट है जी आपके पास बायोलॉजी कहती है कि अगर आप प्रिवेंटिव मेयर्स अडॉप्ट नहीं करते हैं और अगर आपको वायरस का अटैक हो गया है तो फिर आप क्या कर सकते हैं? आप वैक्सीनेशन करो और इम्यूनिटी क्रिएट करो अपनी बॉडी के अंदर। अब वैक्सीनेशन जो है वो क्या चीज़ है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ केमिकल फॉर द पर्पस ऑफ इंड्यूसिंग एक्टिव इम्यूनिटी, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग इम्यूनिटी। आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को क्रिएट करने के लिए जो भी केमिकल एडमिनिस्टर किया जा रहा है वो वैक्सीन होती है, और वैक्सीन का एडमिनिस्ट्रेशन जिस प्रोसेस के ज़रिए हम डाल रहे हैं वो वैक्सीनेशन है। अब वैक्सीनेशन, क्वेश्चन इज व्हाट इज वैक्सीन? वैक्सीन इज बेसिकली द इनओक्यूलेशन या इंजेक्शन ऑफ डेड और वीकन जर्म्स। बेसिकली जर्म्स में वायरस एंड बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूस एन एक्टिव इम्यूनिटी। आप एक्टिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस कैसे करेंगे? क्वेश्चन इज
आपने इंट्रोड्यूस किया, डेड या फिर वीक जर्म्स हैं, आपकी बॉडी के अंदर बाहर से कोई भी चीज़ जाती है, फ़ौरन जो आप कह सकते हैं थिंग्स होती हैं, कोई भी चीज़ है, उसको हम बोलते हैं एंटीजन। और एंटीजन जब जा रही है, उसमें आप वायरस भी है, कोई केमिकल भी हो सकता है, उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी डिफेंस स्टार्ट करती है। मैंने आपको पहले बोला आपकी बॉडी के कमांडोज हैं जो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, लड़ते हैं, और उसके ज़रिए वो आपकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई केमिकल जनरेट करते, कोई ना कोई ऐसी प्रोटीन बनाएंगे जो उस चीज़ के अगेंस्ट काम करेगी। अब वो प्रोटीन क्या होती है? एंटीबॉडीज़ होती हैं। जब ये डाले जाएंगे आपकी बॉडी के अंदर, इसका कोई पता नहीं था, ये नई चीज़ है, अब वो नई चीज़ है, वो इसके अगेंस्ट बनाएगा एंटीबॉडीज़। अब वो एंटीबॉडीज़ बन गई आपकी बॉडी के अंदर, वो रहेंगी। अब जब अलाइव और हेल्दी और एनर्जेटिक जर्म्स अगर आपकी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस होते हैं, तो आपकी बॉडी को पहले से पता होगा ये जर्म्स आ रहे हैं, तो इसके अगेंस्ट ये एंटीबॉडीज़ जो हैं वो तैयार हो गई हैं, ये इसके ज़रिए इसके ख़िलाफ़ ऐसे लड़ना है। तो वो क्या करेगा, वो आपके पास उस जर्म को फ़ौरन ही जाके, जो भी बैक्टीरिया आ रहा है, जो भी चीज़ आ रही है, उसको जाके मार देगा, ख़त्म कर देगा। इस तरह आपके पास जो है ये जो अब चीज़ है, वैक्सीन है, वो डेड और वीकन जर्म्स हैं जो डाली जा रही है बॉडी के अंदर। एडमिनिस्ट्रेशन इस वैक्सीन की वो वैक्सीनेशन है। अब इम्यूनाइजेशन क्या है? जो इम्यूनिटी आपकी बॉडी के अंदर हो गई है, जब ये चीज़ रेजिस्टेंट आपकी बॉडी हो गई है, किसी पर्सन को रेजिस्टेंट बनाया जाएगा किसके ज़रिए? इन्फेक्शियस डिजीज़ के अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन के ज़रिए। तो वो आपके पास क्या होगी? इम्यूनाइजेशन, यानी क्रिएशन ऑफ एन इम्यूनिटी बाय द यूज़ ऑफ डिफरेंट वैक्सीन्स। ठीक है, बॉडी बिकम रेजिस्टिव आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन। आपके पास क्या होगा? बॉडी रेजिस्टिव हो जाएगी। बॉडी रेजिस्टिव कैसे होगी? क्योंकि उसको रिकग्नाइज हो जाएगा ये जर्म्स आने हैं तो हमने ऐसे फाइट करना है, वो पहले से उसको शनाख्त हो जाएगी उन जर्म्स की, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा? अब क्वेश्चन ये अब आपके पास आता है, हम वैक्सीनेशन बार बार बोल रहे हैं, वैक्सीन बोल रहे हैं, इम्यूनाइजेशन कह रहे हैं, तो वैक्सीनेशन जो है वो सबसे पहले जिस जो है वो साइंटिस्ट ने दी थी, वो था आपके पास एडवर्ड जेनर, was an English physician who was very first developed the technique of vaccination. Against which disease? Against smallpox. In 1796 from cowpox pus, यानी गाय के ज़ख़म की जो पीप होती है उसको यूज़ किया उसने और वैक्सीन बना के दी स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट। और इस पूरे के पूरे जो टेक्निक है उसको डेवलप जिसने किया है उसका नाम क्या है? उसका नाम है एडवर्ड जेनर। अब काउपॉक्स की वजह से वैक्सीनेशन का नाम क्यों दिया गया? हमने उस केमिकल को वैक्सीनेशन क्यों बोला, या एडवर्ड जेनर ने उसको वैक्सीनेशन क्यों बोला? वो इसलिए बोला कि जो काउपॉक्स था, ये वर्ड आपके पास निकला है वाका। वाका लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है काओ। अब काओ पॉक्स वाका इसलिए गाय से ली गई ये चीज़ मटेरियल वैक्सीन बनाने, वो केमिकल बनाने के लिए, इसलिए इसका नाम दिया गया, इस प्रोसेस का नाम दिया गया वैक्सीनेशन। इसके पीछे एक बड़ी मज़े की स्टोरी है, वो ये है आपके पास कि जो कुछ ऐसे मिल्क मेड्स थी जो जिनके हाथों पे जो है वो जब वो दूध निकालती थी गाय का, तो उनका जो अडर था वो जो है वो उसके ऊपर ज़ख़म हुआ करते थे, इन्फेक्शियस था। अब कट होने की वजह से वहाँ से वो पस निकलती थी। अब वो पस निकलने की वजह से उनके हाथों के ऊपर बाकी इन्फेक्शन तो होता था, एलर्जिक रिएक्शंस भी होते थे, लेकिन वो पस उनकी बॉडी के अंदर चली जाती थी। अब वो पस उनके अंदर जाने की वजह से उन मिल्क मेड्स को स्मॉल पॉक्स की डिजीज़ जो है वो नहीं थी हुआ करती। एडवर्ड जेनर के माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्यों सिर्फ मिल्क मेड ही बच जाती हैं, बाकी सारी की सारी जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर स्मॉल पॉक्स होता है, वायरस का अटैक होता है,
उनको ये नहीं पता था उस टाइम, ये टर्मिनोलॉजी नहीं थी। स्मॉल पॉक्स जो है वो वायरस की वजह से जो भी है उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल दिया, कुछ ऐसी है जो नज़र नहीं आ रहा। अब हुआ क्या, उसने वहाँ से वो पस ली, उनके हाथों से वो ये जो काउ पॉक्स पस थी, इन गाय के जो आपके पास जो वूंड था वहाँ से वो निकाली इन्फेक्शन से पस। और एक बच्चा था, एक बॉय था जिसका नाम था जेम्स फिप्स, जिसके अंदर उसके बाजू के अंदर कट लगा के उसने वो पस उसके अंदर इंसर्ट कर दी। जब कुछ टाइम के बाद उसने स्मॉल पॉक्स वायरस के साथ उसको उसने उस डिजीज़ के सामने डिजीज़ के उसमें एक्सपोज किया। जब उसने उस बच्चे को एक्सपोज किया तो उसके ऊपर स्मॉल पॉक्स का अटैक नहीं हुआ, वो इम्यून रहा। वो इसलिए रहा क्योंकि उसने ऑलरेडी उसके जो पस थी वो उसके अंदर जो है वो डाल दी थी, जिसकी वजह से क्या होगा, वो बच्चा उसके अगेंस्ट इम्यून रहा। अब इंडिविजुअल्स हैं वो मोस्टली वैक्सीनेट किए जाते हैं इन देयर अर्ली लाइफ, रिजल्टिंग दैट दे बिकम इम्यून टू दोज डिजीजेस। इसलिए छोटे होते आपके पास जो है वो एक पूरी वैक्सीनेशन प्रोसेस दिया जाता है। एक सीरीज ऑफ इंजेक्शन जो है वो बेबी को आफ्टर बर्थ जो है इंजेक्ट किए जाते हैं, जिसमें आपके पास खन्नाक होता है, ठीक है, मीजल मम्स खसरा कनपेड़े, ये सारी चीज़ें डिजीज़ जो इंजेक्शंस हैं वो अप्लाई किए जाते हैं ताकि आगे जो है उनकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी हो और वो उन आगे आने वाली बीमारियों में जो है वो उसके अगेंस्ट कुव्वत मुदाफ़ियत रखते हों। स्मॉल पॉक्स को पूरी दुनिया के अंदर से एलिमिनेट कर दिया गया है वैक्सीनेशन की मेथडोलॉजी को अपना के। इसलिए साइंटिस्ट बहुत सारी डिजीज़ के अगेंस्ट जो है वो वैक्सीन तैयार कर रहे हैं, जिनमें आपके पास जो वैक्सीन तैयार हो चुकी है, एड्स की वैक्सीन भी है, AZT वैक्सीन है, आल्दो इट्स एक्सपेंसिव। उसके साथ साथ कॉमन वैक्सीन पोलियो है, मीजल मम्स की वैक्सीनेशन है, कुछ ऐसी डिजीज़ जिनके अगेंस्ट अभी वैक्सीनेशन जारी है। जिस भी इंडिविजुअल की आपको यहाँ पे फिगर दी गई है, ये आपके पास है एडवर्ड जेनर, जिसने वैक्सीनेशन फर्स्ट टाइम टेक्निक जो है वो डेवलप की थी। नेक्स्ट है जी ड्रग ट्रीटमेंट, जीन थेरेपी। अब वैक्सीनेशन के ज़रिए अगर कोई जीन है वो ट्रीट नहीं हो, डिज़ीज़ आपके पास उसका इलाज नहीं मुमकिन हो रहा, तो आप क्या करते हैं, वो तो मैंने आपको कहा था ना वायरस के अगेंस्ट उसको जो है वो काम करती है। वैक्सीनेशन मोस्टली वायरस के अगेंस्ट चलाई जाती है। अगर कोई और रीज़न है, कोई और एजेंट है आपकी बॉडी के अंदर आपकी बॉडी को अनहेल्दी करने के लिए, उसके लिए क्या होगा, आप डिफरेंट जो है वो थेरेपीज़ हैं, डिफरेंट ट्रीटमेंट है बायोलॉजी जिनके अबाउट जो है वो डिस्कस करती है। उनके अगेंस्ट जो ट्रीटमेंट थेरेपीज़ हैं वो कुछ ऐसे हैं। सबसे पहले हम देते हैं एंटीबायोटिक्स, एंटी अगेंस्ट बायोटिक लाइफ, यानी ज़िंदगी के खिलाफ लड़ाई। अब होगा क्या, एंटीबायोटिक्स ऐसी ड्रग्स हैं, these are the drugs that inhibit the growth and kill the germs in your body. टेक्निकली हम इसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक ऐसी ड्रग्स हैं जो आपकी बॉडी के अंदर जर्म्स, स्पेशली बैक्टीरिया, या उनको किल कर देगा या उनकी रिप्रोडक्शन टाइम उसको इनहिबिट कर देगा, उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देगा, आपकी बॉडी के अंदर जो है वो रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी। अब कोई भी पर्सन है वो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से सिक है, बीमार हुआ है, तो उसको एंटीबायोटिक दी जाती है, लेकिन वो एंटीबायोटिक उसमें तब काम करेगी जब वो बैक्टीरिया, वो जर्म उसकी बॉडी के अंदर जो है वो रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं होगी जो आपने एंटीबायोटिक दी है। अगर वो जर्म उसके बॉडी के अंदर जर्म की बॉडी के अंदर मॉडिफिकेशन हो गई है, उसने अपने अंदर रेजिस्टेंस बना ली है, तो फिर आप वो एंटीबायोटिक जो दे रहे हैं वो काम नहीं करेगी। ये कंडीशन है। अगर तो उसके अंदर डिजीज़ के अगेंस्ट एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट नहीं है, तो फिर आपकी जो एंटीबायोटिक आपने दी है वो काम करेगी। लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंटली उसकी डोजेज ले रहे हैं और वो बैक्टीरिया भी
उसी तरह अपने आप को मॉडिफाई करता जा रहा है, तो फिर उस एंटीबायोटिक का काम जो है वो आपकी बॉडी के ऊपर नहीं होगा। नेक्स्ट है जी रेडियोथेरापी। थेरेपी भी पढ़ते हैं, थेरापी भी पढ़ते हैं, दो तरह से प्रोनाउंस किया जा सकता है इसको। रेडियोथेरापी एज नेम इंडिकेट दैट दिस इज द प्रोसेस in which radiations are used to fight the cancer cells। यानी आप इलेक्ट्रॉन बीम यूज करेंगे टू फाइट, टू किल और टू श्रिंक द ट्यूमर्स, किल द कैंसर सेल्स। यानी या तो आपने कैंसर सेल को ख़त्म करना है या फिर उस ट्यूमर को कम करना है, तो आपने रेडिएशन अप्लाई करनी है, और वो भी हाई डोजेज, हैवी बीम जो होती है ना, आपने इलेक्ट्रॉन बीम वो अप्लाई करनी है। और उसकी वजह से आपके पास क्या होगा, रेडियोथेरेपी जो है वो, आप इस प्रोसेस को रेडियोथेरेपी बोलते हैं। ये प्रोसेस प्रॉपर रेगुलर इंटरवल पे रिपीट किया जाता है। यानी अगर वन वीक में आपने वीक के से इंटरवल है, यानी एक वीक में एक दफ़ा आपने शॉट्स दिए हैं, इसको ट्रीटमेंट दी है, तो फिर नेक्स्ट वीक में उसी डे में आप इंटरवल देते हैं। पूरा 7 डेज़ का इंटरवल भी होता है, 1 मंथ का इंटरवल भी होता है, डिफरेंट तरीके से होता है। ये आपके पास पूरा सेटअप है। यहाँ से अगर किसी भी बार लीवर कैंसर है या आपके पास किडनी कैंसर है, ये जो भी है, उसको प्रॉपर तरीके से यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन बीम्स दी जाती हैं उनको किल किया जाता है। सेवरल सेंटर्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो रेडियोथेरापी जो है वो कर रहे हैं। ड्रग ट्रीटमेंट जीन थेरेपी में लास्ट 2 जो है वो मेथोडोलॉजीज, जिसमें आपके पास है कीमोथेरेपी एंड जीन थेरेपी। कीमोथेरेपी एज नेम इंडिकेट, अगेन थेरेपी इज अ ट्रीटमेंट, कीमो विद द हेल्प ऑफ एनी केमिकल्स के ज़रिए कैंसर सेल को ख़त्म करना, आप उस प्रोसेस को बोलते हैं कीमोथेरेपी। is a drug, is a chemicals treatment that uses powerful chemicals to kill fast growing cells, cancerous cells in your body। एक ड्रॉबैक कीमोथेरेपी का ये है ये आपके पास लेस एक्सपेंसिव, यानी एज कम्पेयर टू रेडियोथेरापी, कीमोथेरेपी इज लेस एक्सपेंसिव, बट इसका ड्रॉबैक ये है कि ये नॉर्मल केमिकल जो होते हैं वो कैंसर सेल को किल करने के साथ साथ नॉर्मल सेल्स के ऊपर भी इफ़ेक्ट करते हैं, उनको भी ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। ये जो चीज़ है आपके पास, ये जो यहाँ पे आपको इंजेक्शंस नज़र आ रहे हैं, यानी ये केमिकल इंसर्ट किया जा रहा है, केमिकल इंजेक्ट किया जाता है बॉडी के अंदर, रेडिएशन को अप्लाई नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है जी जीन थेरेपी विद द हेल्प, थेरेपी अगेंस्ट ट्रीटमेंट एंड जीन विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट पीस ऑफ डीएनए। आपने किसी डिजीज़ को जो है वो ट्रीट करना है, तो आप उस मेथडोलॉजी को बोलते हैं जीन ट्रीटमेंट। इज़ अ टेक्निक in which the defective gene is recovered, is replaced, is treated with normal gene। आपने क्या करना है, हेल्दी पर्सन है और एक वो पर्सन है जिसके अंदर कोई जीन काम नहीं कर रही है, उसके अंदर वो एंजाइम नहीं बन रहा जो उसकी नॉर्मल फंक्शनल के लिए यूज़ होना है, तो वो क्या करेगा, वो काम नहीं हो रहा, एंजाइम नहीं बन रहा, तो इट मीन्स कि वो अनहेल्दी है। जो हेल्दी पर्सन है वहाँ से वो जीन जो काम कर रहा है उस एंजाइम को बनाने के अंदर या उस प्रोटीन को बनाने के अंदर, आपने वो जीन लेना है और लेने के बाद उस अनहेल्दी पर्सन के अंदर, डिजीज पर्सन के अंदर वो रिप्लेस करना है नॉर्मल जीन के साथ। डिफेक्टिव जीन को निकाल देगा, नॉर्मल जीन प्लेस हो जाएगा, और फिर उसके बाद जब वो नॉर्मल जीन जाएगा तो वो उसके अंदर वो प्रोटीन भी बनेगी, वो एंजाइम फंक्शन करेगा और उसकी बॉडी हेल्दी हो जाएगी। मोस्टली ये कैंसर सेल के अगेंस्ट जो है वो ये ट्रीटमेंट, ये जीन थेरेपी भी की जाती है। तो आपके पास क्या होगा कि बेसिकली इट इज़ अ टेक्निक इन विच द डिफेक्टिव जीन इज रिपेयर्ड आर रिप्लेस्ड विद नॉर्मल जीन। नॉर्मल जीन कौन सी होगी, जिसका फंक्शन नॉर्मल होगा। In this case, normal gene is isolated and inserted into host through bone marrow। bone marrow क्या चीज़ है, क्वेश्चन। bone marrow आपके पास होता है हड्डियों का गूदा, जिसके अंदर जिसके अंदर आपकी बॉडी के न्यू सेल्स, यंग सेल्स बनते रहते हैं।
आपकी बॉडी के ब्लड सेल्स बनते रहते हैं। स्टेम सेल्स जो है वो नॉन डिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं, जिसको कोई फंक्शन अभी नहीं मिला होता, वो सेल्स बनते हैं आपकी बोन मैरो के अंदर। अब जब आप रिप्लेस करेंगे तो जो नए सेल्स बनेंगे वो आपके हेल्दी सेल्स होंगे, जाके आपकी उस बॉडी के अंदर जो एबनॉर्मल सेल्स हैं उनके अंदर वो जीन्स रिप्लेस कर देंगे और बॉडी बिकम्स हेल्दी। थैंक यू सो मच।